फल कम झड़ते हैं। फल बैठने के उपरांत नियमित सिंचाई निश्चित समय अंतराल पर की जानी चाहिए। 20 से 30 ppm नैप्थलीन एसिटिक एसिड हार्मोन्स के घोल का छिड़काव प्रथम बार फूल आने के समय तथा दूसरा छिड़काव मटर के दाने के बराबर फल हो जाने के समय किया जाना चाहिए। इससे फल का झड़ना रुक जाता है। फलों के फटने की समस्या विभिन्न फल प्रजातियों जैसे लीची, अनार, बेर, नींबू इत्यादि में उत्पादन के साथ साथ विपणन में भी गंभीर समस्या पैदा कर देते हैं। साधारणतः फलों के फटने की समस्या फल विकास के समय से ही प्रारंभ होकर फल परिपक्वता तक होती रहती है, परंतु परिपक्वता के समय फल फटने से किसानों को अधिक नुकसान उठाना पड़ता है। फल फटने की समस्या कितनी नुकसानदेह है, आइए जानते हैं। यदि हम विभिन्न फलों के फटने की समस्या पर नजर डालें तो नींबू, लीची, अनार में 30 से 40% फल फट जाते हैं, जबकि आम, बेल एवं केला में औसतन 10 से 20% फल फटते हैं। लीची की विभिन्न किस्मों में फल फटने की समस्या 0% से 50% तक देखी गई है। फल फटने का समय, कारण एवं प्रबंध। बहुत से फल प्रजातियों में फलों के विकास के समय वातावरण में शुष्कता एवं गर्म तेज हवाओं के चलने से मृदा में उपस्थित नमी जल्दी सूख जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बगीचे की सिंचाई करनी पड़ती है। पूरी तरह से सूखी मिट्टी में पानी देने से फलों में एकाएक पानी का संचरण होता है और उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, जो फलों के फटने की समस्या को उग्र कर देती है। इसके निराकरण के लिए कुछ उपाय लाभकारी पाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। अधिक गर्मी एवं शुष्क वातावरण की दशा में बाग में पानी का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। हार्मोन्स का असंतुलन। फलों का विकास मुख्यतः ऑक्जिन नामक पादप हार्मोन के कारण होता है, जिसका स्राव बीज में होता है। फल विकास के समय जब इस हार्मोन की मात्रा बीज एवं छिलके में कम तथा गूदे में अपेक्षाकृत अधिक हो जाता है, तब फल फटने लगते हैं। अतः इसके सही संतुलन के लिए कुछ कारगर उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे लीची के फलों में प्लेनोफिक्स 100 ppm या जिब्रेलिक अम्ल 40 ppm का 15 दिनों के अंतराल पर 4 छिड़काव फल लगने के 15 दिनों बाद करने पर फल फटने की समस्या को रोका जा सकता है। नींबू के फलों पर 10 ppm प्लेनोफिक्स या जिब्रेलिक अम्ल का 3 छिड़काव फल लगने के समय, फल लगने के 20 दिन बाद एवं फल पकने के 1 माह पूर्व करने से अच्छा नियंत्रण होता है। तीसरा है पोषक तत्वों का असंतुलन। फलों के विकसित होने में पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम, मैग्नीज इत्यादि पोषक तत्वों की मुख्य भूमिका होती है। अतः इनकी कमी या असंतुलन से फलों में फटने की समस्या आ जाती है, जिसे रोकने के लिए विभिन्न फल प्रजातियों में इनकी पर्याप्त मात्रा देना जरूरी होता है। इन तत्वों को उर्वरकों के साथ मिट्टी में मिलाकर या पौधे पर पानी छिड़काव के द्वारा दिया जा सकता है। कुछ प्रमुख फलों में पोषक तत्वों की कमी से फल फटने की समस्या का निवारण इस प्रकार है। लीची के वृक्षों पर बोरिक एसिड 0.4%, फलों के बीज सख्त होते समय 15 दिनों के अंतराल पर 2 छिड़काव करें। उसके उपरांत जिंक सल्फेट 0.5%, फलों के रंग बदलने के समय 1 छिड़काव करें। नींबू के फल वृक्षों पर बोरेक्स 0.2%, फल विकास के समय 1 महीने के अंतराल पर 3 पानी छिड़काव करते हैं। अनार फल वृक्षों पर कैल्शियम नाइट्रेट 0.1%, दाने के विकास के समय 20 दिनों के अंतराल पर 2 बार छिड़काव किया जाता है। तथा आम के वृक्ष पर बोरेक्स 0.4%, फल लगने के 1 माह के बाद 20 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव करते हैं। इस प्रकार फल फटने की समस्या के सही कारणों की पहचान करके उनका उचित समय पर कारगर तरीके से नियंत्रण करके विभिन्न फलों के उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, जिससे किसानों को थोड़े खर्च से अधिक लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हम फिर हाजिर होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है।
किसान भाइयों, पशुपालन व खेती एक दूसरे के पूरक व्यवसाय हैं और हमारे अधिकांश कृषक भाई कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं एवं उनके संतुलित आहार हेतु हरे चारे की खेती करते हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने पशुओं के हरे चारे हेतु बरसीम की फसल लगा रखी है तथा वह इससे बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वह इसमें कुछ प्रबंधन कार्यों जैसे कि सिंचाई, पौध सुरक्षा इत्यादि उपायों को अमल में लाएं। परंतु जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई इन प्रबंधनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिस कारण उन्हें इससे निम्न गुणवत्ता का बीज प्राप्त होता है। साथ ही अगली बार जब हम इस बीज की बुआई करते हैं तो अंकुरण भी अच्छा नहीं होता है। हमारे एक किसान भाई ने भी बरसीम की फसल लगा रखी है और कुछ जानना चाहते हैं, तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। हाँ, ये बरसीम का हमने फसल लगाया है बीज के लिए, इसके अच्छी पैदावारी के लिए इसमें क्या क्या करना चाहिए, कब कब पानी लगाना चाहिए, इस फसल का कितनी सावधानियां बरतना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का बीज मिले, ये पूरी जानकारी चाहिए। तो किसान भाइयों, बरसीम की फसल से अच्छे बीज प्राप्त करने हेतु इसमें इस समय कौन कौन से प्रबंधन कार्यों को अमल में लाना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ शेखर सिंह बघेल से। किसान भाइयों, इस वक्त जो किसान भाई बरसीम के बीज उत्पादन के दृष्टिकोण से बरसीम की खेती कर रहे हैं, उन्हें कुछ खास बात इस समय ध्यान रखना है। इसमें बीज उत्पादन के लिए किसान भाइयों बरसीम की 2 से 3 कटाई करने के बाद बीज के लिए छोड़ देना चाहिए। इससे अधिक कटाई करने से उत्पादन में कमी आ जाती है। तीसरी कटाई के बाद उसमें उचित नाइट्रोजन का उपयोग करें। विशेष रूप से एक बात याद रखनी है कि सिंचाई की, बरसीम की फसल में अगर किसी भी समय में सिंचाई की कमी हो जाती है तो निश्चित रूप से बीजों की जो उत्तम क्वालिटी होती है या उनका जो भौतिक गुणवत्ता होती है उसमें कमी आ जाती है और परिणाम स्वरूप आगे आने वाले बीजों का जो आपका उत्पादन है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा। अतः किसान भाई, जो बरसीम की फसल में समय समय पर पानी की सिंचाई आपको अवश्य और अति आवश्यक रूप से करनी है ताकि आपकी बरसीम फसल का बीज अच्छा उत्पादन ले सके। किसान भाइयों, बरसीम के अच्छे बीज उत्पादन हेतु आपको फसल में फूल एवं दाना भरते समय अवांछित पौधों को उनकी ऊंचाई से, उनकी पत्तियों से, किसी भी आकार प्रकार से जो प्रजाति आपने अपने खेत में लगाई है उससे अगर भिन्न पौधे दिखाई दें तो उन पौधों को आप अपनी फसल से उखाड़कर बाहर निकाल दें। इस प्रक्रिया को रोगिंग कहते हैं। इस कार्य को करने से बीज की शुद्धता बनी रहती है। इसके अलावा खेत में खड़े खरपतवारों को भी निकाल देना चाहिए, क्योंकि फसल में खरपतवार होने पर उसके बीज बरसीम में मिल जाते हैं, जिससे बीज की शुद्धता प्रभावित होती है। और जब आप अगली साल इस मिश्रित बीज का उपयोग करते हैं तो यह खरपतवार भी इनके साथ उग आते हैं। इसलिए फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो फूलों में इसमें सेमी लूपर की समस्या देखी गई है और कई बार इल्ली की समस्या जो बहुतायत में हमारी बरसीम फसल में देखी जाती है। उसके लिए आप जो क्लोरोपाइरीफास, इनकी लगभग 1.5 से 2 मात्रा का पानी में घोल बनाकर अगर इसका एक छिड़काव आप बरसीम की फसल में कर देते हैं तो आपकी बरसीम की फसल का जो कीटों की समस्या है वो नहीं आएगी। कई बार देखा गया है बरसीम की फसल में झुलसा रोग की भी समस्या आ जाती है। अगर आपको शुरुआत में ही आप देख लेते हैं कि इसमें इस तरह की समस्या आ रही तो आपको लगभग 2% बाविस्टिन जो है उसका घोल बनाकर आपको बरसीम की फसल में छिड़काव करना है कि बीजों में किसी प्रकार के और चारा फसल के बीजों का मिश्रण ना हो। कि जब आपकी बरसीम की फसल की कटाई करें तो आपको थ्रेसिंग के लिए जो आपका स्थल का चयन किया है वो अच्छी तरीके से साफ सुथरा हो। किसी भी प्रकार की अन्य फसलों का उसमें बीज आपके थ्रेसिंग फ्लोर में नहीं होना चाहिए ताकि उसके बीज की गुणवत्ता बनी रहे और आपको बीज उत्पादन की दृष्टि से जो बीज का आपका चयन कर रहे हैं उसका सही बीज आपको प्राप्त हो। इसके अलावा किसान भाइयों, जब आप इस फसल की कटाई के बाद थ्रेसिंग करते हैं तो आप पहले थ्रेसर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, जिससे उसमें अन्य किसी फसल के बीजों का मिश्रण न हो पाए। थ्रेसिंग करने के बाद किसान भाई प्राप्त बीज को धूप में सुखा लें तथा बीज 8 से 10% नमी तक सूखने के बाद ही उसे भंडारित करें, जिससे उसमें किसी भी प्रकार की फंगस उत्पन्न न हो। इसके अलावा प्राप्त बीज को छलनी के माध्यम से छानकर पतले, पिचके, रोगीले कटे एवं कंकड़ मिट्टी को ग्रेडिंग करके अलग कर देना चाहिए, जिससे आपको अपने बीज का उचित मूल्य प्राप्त हो। और अगर हम ऐसे बीज को अगले वर्ष बोते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता भी अच्छी होती है। इस प्रकार किसान भाई अगर इन बातों का ध्यान रखते हैं तो अच्छी गुणवत्ता का आप बरसीम का बीज भी प्राप्त कर पाएंगे और उसका अच्छा आर्थिक लाभ भी।
अन्नदाता आपके लिए कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ाते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की कड़ी को, जिसके तहत पहला प्रश्न पूछा है। ग्राम पिचासा, जिला नालंदा के मौन पालक राकेश कुमार सिंह जी ने आपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप ग्रीष्म ऋतु में मधुमक्खियों की देखभाल प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राकेश जी, इसे तो देखिए कार्यक्रम की प्रस्तुति। किसान भाइयों, किसी भी व्यवसाय से अधिक एवं सुचारू रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय का प्रबंधन मौसम और परिस्थिति के अनुसार करना अनिवार्य होता है, और इसी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे हैं मधुमक्खियों के प्रबंधन के बारे में। चूँकि गर्मी का मौसम प्रारंभ हो चुका है तथा अधिकांश रबी फसलों की कटाई भी प्रारंभ हो चुकी है एवं ग्रीष्मकालीन फसलों में उतने पुष्प एवं परागकण मौजूद नहीं होते हैं जिससे मधुमक्खियां अपना भोजन प्राप्त कर सके। अतः वर्तमान समय में मधुमक्खियों को कृत्रिम आहार देने की आवश्यकता होती है। किसान भाई, मधुमक्खियों का कृत्रिम आहार बनाने के लिए पानी और शक्कर की मात्रा क्रमशः 6:1 होती है। सर्वप्रथम पानी को किसी बर्तन में लेकर गर्म कर लेते हैं, फिर आग सटाकर उसमें चीनी को अच्छी तरह से घोल लें। ध्यान रहे कि शरबत को चाशनी की तरह नहीं पकाना है। अब शरबत तैयार हो जाए तो किसी डब्बे या बर्तन में शरबत भरकर उसमें लकड़ी या पत्तियों के छोटे छोटे टुकड़े डालकर मौन गृह में एक और जगह बनाकर रख दें, जिससे मधुमक्खियां उन टुकड़ों पर बैठकर आहार ग्रहण कर सके। किसान भाई, चूँकि गर्मी का मौसम में तापमान अधिक होता है अतः मधुमक्खियों के आसपास स्वच्छ जल का प्रबंधन करना आवश्यक होता है, जिससे मक्खियां आसानी से अपनी आवश्यकता अनुसार पानी ग्रहण कर सके। किसान भाइयों, मधुमक्खियों को अधिक तापमान सहन नहीं होता है, जिससे वह मधुबाक्स छोड़कर चली जाती है। अतः गर्मी के दिनों में मधुबक्सों को हमेशा छायादार जगह पर रखना चाहिए। साथ ही तापमान अधिक होने पर जूट के बोरों को पानी से भिगोकर अच्छी तरह निथार कर मधुबक्सों के ऊपर डाल देना चाहिए, जिससे मधुमक्खी बक्सों का तापमान कम रहता है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है मधुमक्खियों के शत्रु कीटों की। इसके अंतर्गत है मोमी पतंगा। इस कीड़े का प्रकोप नमी वाले स्थान पर होता है। यदि इसकी रोकथाम न की जाए तो संपूर्ण छत्ते क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। पुराने छत्तों में मोमी पतंगों की सुड़ियां पूरी छत्तों उसमें पल रहे अंडों तथा शिशुओं को नष्ट कर देती है। इसका प्रकोप गर्मी और बरसात में अधिक होता है। इस कीट के रोकथाम के लिए मौन गृह के दरारों को बंद कर दे, पुराने छत्तों को नए छत्ते से बदलते रहना चाहिए। मोमी पतंगों की सुड़ियां अधिक ताप सहन नहीं कर पाती है, अतः ग्रसित छत्तों को आधे घंटे धूप में रख दे तो इल्लियां बाहर आ जाती है और मर जाती है। मौन गृह में समुचित सफाई का प्रबंधन करें। एसिटिक एसिड या इथाइल ब्रोमाइड से खाली बक्सों को ध्रुमन करें। अनेक प्रकार की चींटियां जैसे लाल एवं काली भी मधुमक्खियों के लिए मौन में आक्रमण करती है। इनके आक्रमण से मधुमक्खियां परेशान होकर छत्ता छोड़कर भागने के लिए बेहोश हो जाती है। इनके बचाव के लिए मौनालय को स्वच्छ रखना चाहिए। बक्सों के आसपास घास नहीं होनी चाहिए। चीनी या शहद के छींटे मौनालय में इधर उधर नहीं गिरनी चाहिए। चींटियों के बिलों को मिथाइल पोटेशियम के छिड़काव से नष्ट किया जा सकता है। जहां इनका प्रकोप ज्यादा हो वैसी जगहों पर बक्सों को ऊंचे स्थानों पर या स्टैंड पर रखना चाहिए। स्टैंड के नीचे प्याली में पानी या मिट्टी तेल का घोल भरकर रखना चाहिए। स्टैंड के पायों में ग्रीस या रेसिन लगाकर भी इससे बचाव किया जा सकता है। मकड़ी, छिपकली आदि से बचाव के लिए बक्सों का समय समय पर निरीक्षण, साफ सफाई आदि पर समुचित ध्यान देना चाहिए। जहाँ तक बिड़ना की बात है तो ये बिड़ना भी मधुमक्खियों के भयंकर शत्रु होते हैं। ये वाष्प मधुमक्खियों के छत्ते के प्रवेश द्वार पर से आने वाली या फूलों से पुष्प रस, नेक्टर, पराग के संग्रहण के लिए लाई गई मधुमक्खियों को पकड़कर अपना आहार बना लेती है। ये वाष्प भी कई प्रकार के होते हैं। छोटे आकार की वाष्प एक ही मक्खी को पकड़ के ले जाती है, लेकिन बड़े आकार वाली वाष्प बक्से के प्रवेश द्वार पर बैठकर मक्खियों को पकड़ पकड़ कर खाती है। कभी कभी तो इनका आक्रमण झुंड में होने लगता है। इनके बचाव के लिए मौन पालक को सदैव सतर्क एवं सहज रहना चाहिए। वाष्प के 1-2 की संख्या में आक्रमण होते ही मार देना चाहिए। जहाँ भी वाष्प के छत्ते दिखाई दे उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। जब इनका आक्रमण झुंड में होने लगे तो मधुमक्खियों की कॉलोनियों को 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर रखने से भी काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। बिड़ना को भी पकड़ने के लिए वास्प ट्रैप का प्रयोग करना चाहिए। अतः आप मौन पालक किसान सदैव सजग रहते मौनालय का नियमित निरीक्षण, साफ सफाई का ध्यान रखें तो मधुमक्खियों के इन शत्रु कीटों से अपने मौनालय को सुरक्षित रख सकते हैं।
दूसरे प्रश्न के माध्यम से जानने की इच्छा जाहिर की है। ग्राम भगवानपुर जिला पटना के कृषक धर्मेंद्र कुमार जी ने अपने अन्नदाता के निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से हमें बताया कि आप गेहूं की कटाई या मड़ाई हेतु प्रयुक्त होने वाले यंत्र स्ट्रॉ रीपर के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो धर्मेंद्र जी आपकी जिज्ञासा के निवारण हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। कि वर्तमान में गेहूं की फसल परिपक्व है, चूँकि इसकी कटाई चल रही है। आजकल के अधिकांश किसान भाई इसकी कटाई कंबाइन हार्वेस्टर से करवाते हैं। कंबाइन हार्वेस्टर से मात्र गेहूं की बालियां ही कटती हैं। शेष फसल का भाग खेत ही में रह जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉ रीपर यंत्र का आविष्कार किया, जिससे खेत में बचे गेहूं की फसल के अवशेष के द्वारा भूसे का निर्माण होता है। तो आइए चर्चा करते हैं इस यंत्र की कार्यविधि के बारे में। सर्वप्रथम हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस खेत में इस यंत्र के द्वारा कार्य किया जा रहा है वहाँ पर पत्थर या ईंट के टुकड़े ना हो, क्योंकि यदि खेत में पत्थर अथवा ईंट के टुकड़े हुए तो वह इस यंत्र के ब्लेडों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। किसान भाइयों, अभी इन ब्लेडों को घूमते हुए देख रहे हैं। ब्लेड गेहूं के अवशेषों को कटर में ले जाते हैं। कटर में दांते लगे होते हैं, जिससे फसल के अवशेष भूसे में परिवर्तित हो जाता है और फिर ड्रम में चला जाता है, जहां इस पाइप द्वारा हवा के दबाव के कारण वह ट्रॉली में भेजा जाता है। ट्रॉली में जहां पाइप जुड़ा होता है वहां एक जाली होती है, जिससे उसमें कंकड़ पत्थर नहीं जाते हैं और आपको साफ सुथरा भूसा प्राप्त होता है। इसके अलावा किसान भाइयों, जब ट्रॉली भूसा से भर जाती है तो पाइप के इस हिस्से से भूसा निकलने लगता है, अतः आपको तुरंत ही दूसरी ट्रॉली लगानी चाहिए, अन्यथा मशीन जाम हो जाती है। किसान भाइयों, आइए अब चर्चा करते हैं इसकी देखरेख के बारे में। यह मशीन ट्रैक्टर के द्वारा ही चलती है, अतः ट्रैक्टर का आरपीएम 1500 होना आवश्यक होता है। अब जो देख रहे हैं उसे गियर बॉक्स कहते हैं। यह मशीन का मुख्य भाग है, जो कि ट्रैक्टर में एक सॉफ्ट के द्वारा जुड़ा होता है। सॉफ्ट जब घूमती है तो गियर बॉक्स अपना कार्य प्रारंभ कर देता है। इसके बाहरी भाग में बेरिंग होती है, उसमें समय समय पर ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। साथ ही गियर बॉक्स में ऑयल भी समय समय पर बदलते रहना चाहिए एवं मशीन चालू करने से पहले गियर बॉक्स का ऑयल लेवल चेक करना जरूरी होता है, अन्यथा गियर में घिसावट अधिक ज्यादा होती है। तथा ड्रम में लगी ब्लेडों को भी समय समय से चेक करना चाहिए। घिसे हुए ब्लेडों को बदल देना चाहिए और मशीन के घूमने वाले भागों पर 2 से 3 दिन के अंतर पर ग्रीसिंग एवं ऑयलिंग करते रहना चाहिए। किसान भाइयों, समय समय पर ढीले पुर्जों को कसना चाहिए। ऐसा नहीं करने से मशीन की कार्यक्षमता प्रभावित होती है। अब चर्चा करते हैं इस मशीन की कार्यक्षमता एवं कीमत के बारे में। इस मशीन के द्वारा 40 मिनट में 1 ट्रॉली भूसा तैयार हो जाता है और 1 एकड़ खेत से लगभग 2 ट्रॉली या 6 बैलगाड़ी तक भूसा प्राप्त हो जाता है। 1 ट्रॉली भूसा बनाने में लागत लगभग 400 रुपए आती है तथा इस मशीन का किराया 800 रुपए होता है। इस यंत्र की कीमत लगभग 2,75,000 यह केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र भोपाल से प्राप्त की जा सकती है। आइए देखते हैं प्रदेश के विभिन्न मंडियों के कृषि उत्पाद के भाव। अब वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल हम फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं एवरलाइट रियलकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, धनबाद, झारखंड। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जदयू के बदले सुर, कहा दोस्तों से नहीं होती सौदेबाजी, नरेंद्र मोदी पर चर्चा नहीं। आगामी चुनाव में भाजपा जदयू का जारी रहेगा गठबंधन, दिल्ली में नीतीश ने राजनाथ सिंह और अरुण जेटली से की मुलाकात। मिशन 2014 के लिए केंद्र सरकार का नया दांव, पूरी की नीतीश की मांग, बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लिए कोल लिंकेज का आवंटन। सुशासन में अफसरशाही हावी, सीतामढ़ी में उत्पाद अधीक्षक ने मांगा घूस, नहीं देने पर शराब व्यवसायी को बिना जुर्म के जेल। और खगड़िया में एफसीआई के 584 बोरा चावल जब्त, कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा था दिल्ली, 5 के खिलाफ एफआईआर। नमस्कार, अपना बिहार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अतुल सिंह। भाजपा से आर पार की लड़ाई के मूड में दिख रही जदयू के नेता दिल्ली में बैठे तो सीधे यू टर्न ले लिया। बीजेपी को आंखें दिखा रही जदयू ने शनिवार को उसे अपना पुराना मित्र करार दिया। जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में वैसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा पहले से अंदेशा लगाया जा रहा था, जताया जा रहा था। नरेंद्र मोदी के नाम पर पहले से हाय तौबा मचा रहा जदयू अपनी बैठक में इस मसले को ही भूल गया। तल्खी के बजाय बड़ी ही नरमी से भाजपा से गठबंधन धर्म निभाने की अपील की गई और पूरा मामला खत्म करने की कोशिश की गई। दिल्ली में शनिवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक से कई दिन पहले से ही नीतीश और उनकी टीम ने सियासी बाजार को गर्म कर दिया था। नीतीश खुद कह चुके थे कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रधानमंत्री के दावेदार को लेकर चर्चा होगी। ऐसे में जदयू नेताओं में भाजपा को नसीहत देने की होड़ मच गई थी। हद तो ये कि पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने बैठक से पहले ही नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा से नाता तोड़ लेने तक की चेतावनी दे दी थी। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए क्या कहा था त्यागी ने बैठक से एक दिन पहले। बीजेपी का एक अध्यक्ष पद का उम्मीदवार के बारे में हम अपनी राय नहीं बदल रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री सभी पार्टियों का होगा। कोई बीजेपी का कौन अध्यक्ष बने, कौन महामंत्री बने, इस पर थोड़ी हम उनसे कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी बने थे, 25 पार्टियों ने मिलकर तय किया था। तो बीजेपी अगर अकेले तय करना चाहते हैं तो हमें क्या ऐतराज, वो उनका रास्ता अलग है, फिर हमारा रास्ता अलग है। ऐसे बयानों ने ही सियासी माहौल में तूफान खड़ा कर दिया था। देश भर की निगाहें शनिवार सुबह शुरू हुई जदयू की बैठक पर टिक गई थी, लेकिन शरद, नीतीश और कंपनी बंद कमरे में बैठी तो अपनी ही तमाम बातें भूल गई। बैठक की जानकारी देने बैठे केसी त्यागी को भी एक दिन पुराना बयान याद नहीं रहा। याद रहा तो सिर्फ इतना कि भाजपा और जदयू आपस में पुराने मित्र हैं। पहली बात तो मैंने ये कह दी, मेरी बात सुनिए ना, बीजेपी हमारी मित्र पार्टी है। मित्रों से ना सौदेबाजी की जाती है और ना मित्रों पे दबाव डाला जाता है, तो इसके तो काफी अर्थ निकलते हैं। सवाल ये कि यू टर्न क्यों? जानकार सूत्रों की माने तो जदयू के खेल को भाजपा ने भी गंभीरता से ले लिया था। नरेंद्र मोदी समर्थकों ने पार्टी नेतृत्व पर जदयू की ब्लैकमेलिंग के आगे न झुकने का दबाव बढ़ा दिया था। भाजपा का कड़ा रुख देख ही जदयू बैकफुट पर आया। पहले से धमकी दे रहा जदयू कार्य समिति की बैठक के बाद गठबंधन धर्म निभाने की अपील करता दिखा। उन्होंने ये भी निवेदन किया है, जानकारी दी है कि जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ ऑल इंडिया लेवल पर राज्यों में है, वहां की सभी धर्मों को अपने अपने धर्म का निभान करना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन मैटर्स पे बोलते हुए उन राज्यों के अध्यक्षों को ये तकलीफ थी, ये पीड़ा थी, ये अगौनी थी कि वहां गठबंधन का धर्म निभाने में कमजोरी रहती और भविष्य में जब गठबंधन हो तो राष्ट्रीय पार्टी के नेता इस बात का ध्यान रखें कि गठबंधन का जो धर्म है वो सब पार्टियां ईमानदारी से निभाएं। हद तो ये थी कि जदयू का रुख नरेंद्र मोदी पर नरम पड़ गया। पार्टी ने मोदी के खिलाफ बोला भी तो बचते बचाते हुए। 2002 में जो कमल राइट हुए थे
उसमें राज्य अध्यक्ष होने के नाते, हेड ऑफ द स्टेट होने के नाते जिस मुस्तैदी के साथ, जिस दरिया दिल्ली के साथ उनको उन दंगों को डील करना चाहिए था, उसमें वो असफल रहे। बस दैट्स ऑल। मजेदार बात यह भी रही कि बैठक के बाद जदयू को भी सफाई देनी पड़ी कि नीतीश प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है और न ही पार्टी कांग्रेस से दोस्ती करने जा रही है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो ये चला जाता है। दिस इज वेरी डिस्ग्रेसफुल फॉर अस। जदयू के इस बदले बदले रुख को लेकर फिर से अटकलों का बाजार गर्म है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो नीतीश ये जानते हैं कि भाजपा से अलगाव उनके लिए भी कम नुकसानदेह नहीं है। ऐसे में हड़बड़ी में किया गया कोई भी फैसला आफत का पिटारा बन सकता है। दिवाकर तिवारी, ईटीवी न्यूज, नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद नीतीश ने बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी की। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह और राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली से मिलने पहुंचे। हालांकि इन नेताओं के बीच में बातचीत क्या हुई, ये प्रेस के सामने नहीं रखा गया। नीतीश जी किसी खास मसले पर बातचीत। इधर जदयू और बीजेपी नेताओं में चल रही बयानबाजी के बीच में केंद्र सरकार ने भी नया दांव खेल दिया है। जिस स्कूल लिंकेज की मांग ठंडे बस्ते में पड़ी थी और जिसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच कई बार तकरार भी हुई, वह बिहार को आवंटित कर दी गई। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन के लिए उल्मा पहाड़ी से कोल लिंकेज दिया गया है। इसका आधिकारिक पत्र बिहार सरकार को भेज भी दिया गया है। कोल लिंकेज मिलने से बिजली संकट से जूझ रहे बिहार को थोड़ी राहत मिल सकती है। ध्यान में रखते हुए सरकार ने उनके रिकमेंडेशंस को नहीं माना है और उल्मा कोल पहाड़ी ब्लॉक को फिर से उपयोग करने का निर्देश दिया है। इससे सबसे बड़ा जो हम सबसे इमीडिएट जो हमको लाभ होगा कि बरौनी थर्मल प्लांट के लिए हमें परमानेंट एक कोल लिंकेज मिल जाएगा और इससे इसके कारण कोल लिंकेज नहीं रहने के कारण जो कठिनाइयां हो रही थी और हमें जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पैसे देने में आनाकानी कर रहे थे वो भी शुरू। आगे बढ़ते हैं। सूबे में अफसरशाही हावी है। अधिकारी खुलेआम घूस मांगते हैं। जब अधिकारी को घूस नहीं मिलता है तो जिससे भी घूस मांगा जाता है उसे जेल का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी हां, सीतामढ़ी में कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर एक उत्पाद अधीक्षक ने शराब व्यवसायी को बिना किसी जुर्म के जेल भिजवा दिया है। ये हैं सीतामढ़ी के शराब व्यवसायी चंदेश्वर प्रसाद। हाल ही में शराब के टेंडर में इन्हें जिले में कुल 17 शराब की दुकानों का टेंडर मिला। चंदेश्वर प्रसाद का आरोप है कि उत्पाद अधीक्षक ने उनसे हर दुकान के एवज में 2-2 लाख रुपए रिश्वत की मांगी। इस पर चंदेश्वर ने रिश्वत देने के बजाय विभाग के काले कारनामों को उजागर करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने सूचना के अधिकार के जरिए उत्पाद विभाग के कई गोरख धंधों का खुलासा किया। इसमें साल 2008 और 9 में सरकारी राजस्व का 68 लाख रुपए के गबन का सबसे बड़ा मामला सामने आया। हम लोग को तबाह किया जा रहा है। यहाँ एक किरानी है 200 रुपए एक परमिट पर लेता है। सिक्योरिटी मनी निकालेंगे तो कहेगा हम 12% लेंगे। सूचना के अधिकार से हम सब कागज निकल रहे एक साइड से। इस शिकायत की सजा शराब व्यवसायी को इस कदर मिली कि सीतामढ़ी के डीएम ने आरोपी उत्पाद अधीक्षक को ही मामले की जांच का जिम्मा दे दिया। आरोपों से जल्लाए उत्पाद अधीक्षक ने व्यवसायी को अपने कार्यालय में बुलाकर